वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एल्फ्रेड ओहरे द्वारा लिखी गई प्ले ड्राइविंग मिस डेजी की डिटेल्ड समरी। इसके ऊपर सेम नाम से हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है। आपको ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। ओरे वॉज बॉर्न इन एटलांटा, जॉर्जिया, द सन ऑफ एलन फॉक्स, ए सोशल वर्कर, एंड राल्फ के ओरे, अ फर्नीचर डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट। तो उनका जन्म एटलांटा, जॉर्जिया में हुआ। ही वॉज born into German Jewish family with one sister, the author N. Ohre Abrams. Ohre graduated from Druid Hills High School. उन्होंने ग्रेजुएशन ड्रूइड हिल्स हाई स्कूल से की in 1954 and subsequently graduated from ब्राउन यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी जो की है वो की ब्राउन यूनिवर्सिटी से, वेयर ही रोट 2 ओरिजिनल म्यूजिकल्स विद ब्राउन ब्रोकर्स, ड्रेविड हिल्स हाई स्कूल्स ओहरे थिएटर इज़ नेम्ड इन ऑनर ऑफ ओहरे। और उसके स्कूल का जो थिएटर है इसके सम्मान में इसी ओहरे थिएटर से नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट years in New York City, learning the craft of lyric writing, Ohre received a stipend from Frank Loesser. After his eventual success, Ohre often praised Loesser's generosity and encouragement. Ohre won an Academy Award for his screenplay adaptation of Ohre को Academy Award से भी सम्मानित किया गया ड्राइविंग मिस डेजी को स्क्रीन प्ले करने के लिए। द पॉपुलर फिल्म स्टार्ड जेसिका टैंडी एंड मॉर्गन फ्रीमैन। और उसमें जो मेन करेक्टर्स थे, मिस डेजी का जो करेक्टर किया था वो जेसिका टैंडी ने किया था, और होक का जो करेक्टर था वो किया था मॉर्गन फ्रीमैन ने। तो ये था राइटर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी मेन स्टोरी को, दैट इज़ एल्फ्रेड ओरे's ड्राइविंग मिस डेजी। ड्राइविंग मिस डेजी, वन एक्ट प्ले बाय एल्फ्रेड ओरे, प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड इन 1987। 1987 में ये प्रोड्यूस हुआ, उसी साल ये पब्लिश भी हुआ। द प्ले वन द 1988 पल्सर प्राइज़ फॉर ड्रामा। और इस प्ले को 1988 में पल्सर प्राइज़ के लिए भी सम्मानित किया गया। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंडशिप दैट डेवलप्स ओवर अ 25-year period between Daisy Werthan and the elderly Jewish widow living in Atlanta and Hoke Colburn, the African American chauffeur her son hires for her। तो कहानी का जो अवधि है वो वन एक्ट प्ले ज़रूर है, बट कहानी की अवधि जो है वो 25 सालों के अंतराल में रखी गई है, जिसमें दो प्रमुख करेक्टर है जिनके रिलेशनशिप के ऊपर पूरी कहानी घूमती है। और मेन दो करेक्टर कौन से हैं? एक है डेजी जो कि एल्डरली जूइश विडो है, एक विधवा है, जूइश विडो है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा रंग के आधार पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने वाली एक जूइश लेडी है। एंड हो कॉलबर्न जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन, एक ब्लैक नीग्रो है, जिसको कि डेजी के बेटे बुली ने अपनी माँ के लिए हायर किया हुआ है। सेट ड्यूरिंग द years of civil rights movement, the drama was hailed for its quite unsentimental examination of its elderly characters and for balanced depiction of gradually changing political sensibilities in the South। और इस प्ले की जो बैकग्राउंड तब है जब सिविल राइट मूवमेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़ोर पकड़ रही थी। और इस ड्रामा की, इस प्ले की मेन खासियत यही है कि किस प्रकार से उन दोनों बड़े करेक्टर्स की सेंटिमेंटलिटी को, उनकी भावनात्मक
नज़रिए को राइटर कितनी खूबसूरती से पेश करता है, चाहे वो भेदभाव वाला था, चाहे वो सहने वाला था, और जैसे या फिर वो अंत में एक बैलेंस्ड फॉर्म में जब रिलेशनशिप आ जाता है वो वाला था। तो किस प्रकार से वो सारी चीज़ें, वो सारा सिनेरियो ना केवल उन करेक्टर्स को डिपिक्ट करता है बल्कि उस समय की पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज़ को भी डिपिक्ट करता है। यही इस प्ले की सबसे बड़ी खूबसूरती मानी जा सकती है। द प्ले स्पैन्स ओवर ए पीरियड ऑफ 25 years in an unbroken series of segment। तो ये पहले ही बता चुका हूँ कि प्ले जो है वो 25 सालों के अवधि के दो हिस्से हैं प्ले के, एक 25 साल पहले वाला, एक 25 साल बाद वाला। तो 25 सालों के लंबे अवधि के ऊपर ये जो प्ले है हमारा डिवाइड किया गया है। At the beginning of the play, Daisy Werthan is 72 years old, Southern Jewish widow, has just crashed her brand new car while backing it out of the garage. After the accident, her son Bully insists that she is not capable of driving. Over her protest, he hires a driver, Hoke Colburn, an uneducated African who is 60. तो कहानी की बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली क्योंकि 72 ईयर्स की लेडी जो पहले हिस्से में डेजी को बताया गया वो 72 साल की है, जो कि बहुत ज़्यादा भेदभाव से भरी हुई है ब्लैक लोगों के लिए। और वही बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसका बेटा जो है, जब ये अपनी कार को पार्क कर रही होती है गैरेज में, वो उसे एक्सीडेंटली कार को दीवार से मार देती है, तो तब उसका बेटा ज़बरदस्ती एक ब्लैक ड्राइवर होक कॉलब्रन नाम का इसके लिए इलेक्ट करता है। एट फर्स्ट डेजी वांट्स नथिंग टू डू विद होक, शी इज़ अफ्रेड ऑफ गिविंग हरसेल्फ द एयर्स ऑफ अ रिच पर्सन इवन दो बुली इज पेइंग होक सैलरी। शी स्ट्रांगली वैल्यूज हर इन, सो शी रिसेंट्स हैविंग समवन अराउंड हर हाउस। पर पहले पहले जो डेजी है वो होक से कतराती है, क्योंकि वो ब्लैक लोगों से सख्त नफरत करती है। उसे ऐसा लगता है कि होक के आ जाने के कारण उसकी जो इंडिपेंडेंस है, होक के आ जाने के कारण उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो हर्ट हो रही है। इसीलिए वो पहले पहले अपने बेटे द्वारा होक को रखने के बावजूद भी उसे रिसेंटमेंट रखती है, और वो ये चाहती है कि उसका बेटा उसको उसके काम से निकाल दे। Driving Miss Daisy is a play by Alfred Doré in which, through the characters of Daisy and Hook, he has tried the idea of discrimination on the basis of color in the वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका। तो इस प्ले में एल्फ्रेड डोरे ने डेजी और होक के करैक्टर के द्वारा दिखाया है कैसे हालात थे पश्चिमी देशों में, जहाँ पे रंग के आधार पे एक समय पर भेदभाव किया जाता था। अमेरिका या दूसरे देशों में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, डेजी और होक के कैरेक्टर उस चीज़ को बाखूबी ढंग से प्रेजेंट करते। द प्ले हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन द फर्स्ट पार्ट मिस डेजी इज प्रेजेंटेड एज अ 72 years old Jewish woman who has a strong prejudice against the black। पहले हिस्से में मिस डेजी को 72 साल की प्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नफ़रत और प्रेजुडाइस और भेदभाव से भरी हुई है ब्लैक लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू हर, ब्लैक पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इवल्स एंड रॉन्ग डूइंग इन द सोसाइटी। उसके मुताबिक पश्चिमी समाज में, पश्चिमी सिस्टम में जितने भी गलत काम होते हैं, जितने भी जुर्म होते हैं, उन सभी का जुर्मों का जो मुख्य कारण है वो ब्लैक पीपल है। उससे ऐसा लगता था कि ब्लैक पीपल जो हैं वो मुजरिम लोग हैं। शी इज़ प्रेजेंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव दोज पीपल हु हेट द ब्लैक जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर ऑफ देयर स्किन।
वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, पश्चिमी समाज के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो कि ब्लैक लोगों से, अफ्रो अफ्रीकन लोगों से, अमेरिकन लोगों से या फिर निग्रो से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उनके जो स्किन का कलर जो है वो ब्लैक है। यानी कि वो यहाँ पे ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो कि किसी के कैरेक्टर को किसी की इमेज को उनकी क्वालिटीज़, उनके गुणों के आधार पे नहीं देखते बल्कि उनके रंग के आधार पे देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही भेदभाव हम लोग अपने देश में भी देख सकते हैं, जहाँ पे कास्ट के नाम पे हम लोग देख सकते हैं भेदभाव, कलर के, रिलीजन के नाम पे देख सकते हैं, जहाँ पे लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले के अंदर गुण कैसे हैं, क्वालिटीज़ कैसे हैं, बट हाँ वो दूसरे जात का है, दूसरे धर्म का है तो हम लोग उसको बराबर हक नहीं देंगे, या दूसरे जेंडर का है तो उसको बराबर हक नहीं देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिस डेजी ना केवल वाइट्स का रिप्रेजेंट कर रही है बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो दूसरे लोगों को दबा के रखने में विश्वास रखते हैं। उनमें चाहे रिलीजन वाला डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, कास्ट वाली आ जाए या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाए। और होक जो है वो दबे कुचले लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो जिनको अलग अलग आधार पे हमारा समाज जो है दबा के रखने की कोशिश करता है। In this part, she accuses Hook for stealing a can of salmon fish from her cupboard. इस पार्ट में वो अपने नौकर होक के ऊपर चोरी का आरोप लगाती है कि उसने किचन के कपबोर्ड में से एक केन सैल्मन फिश का चोरी किया है। शी हैज़ फाउंड इट हिडन इन द गार्बेज पेल। वो कहती है कि उसे उस सैल्मन फिश का खाली डब्बा जो है वो कूड़े के ढेर से मिला है। शी कंप्लेन्स टू हर सन बुली दैट शी हैज़ काउंटेड द केन्स एंड वन वाज मिसिंग। वो अपने बेटे को अब कंप्लेंट करती है कि उसने केन्स को काउंट करके देखा था और एक केन मिसिंग था, और वो एक केन जो मिसिंग था, लापता था, वो खाली केन उसको एक कूड़े के ढेर से प्राप्त हुआ है। ऑन द अदर हैंड बुली इज प्रेजेंटेड एज अ न्यूट्रलाइजर बिटवीन देम एज ही इज नॉट अ रेशिस्ट लाइक हिज मदर। वहीं पे बुली अपने माँ से बिल्कुल उल्ट नेचर वाला है, वो एक न्यूट्रलाइजर का, वो एक बैलेंस का काम करता है, वो बिल्कुल भी रेशिस्ट नहीं है, वो रंग के आधार पे भेद करने वाला नहीं है, और उसे अपने माँ की नेचर का भी पता है, इसीलिए वो अपने माँ की बातों को अक्सर अनसुना कर देता है जब भी वो होक की शिकायत अपने बेटे से करने आती। ही नोज द नेचर ऑफ हर मदर वेरी वेल। ही नोज दैट शी इज़ ऑलवेज फाइंडिंग रीजंस टू अक्यूज एंड इंसल्ट होक ड्यू टू बीइंग ब्लैक। उसे पता है कि उसकी माँ का नेचर है कि वो अक्सर मौके ढूंढती है कि वो होक की इंसल्ट कर सके, क्योंकि मुख्य कारण तो ये है कि वो होक से इसलिए नफरत करती है क्योंकि उसका रंग काला है, और इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता है, इवन कई बार वो झूठे मौके भी बना लेती है होक को इंसल्ट करने के लिए। दैट इज़ वाई ही डज नॉट पे एनी हीड टू द कंप्लेंट मेड बाय हिज मदर। इस यही कारण है कि जब उसकी माँ इस बार भी शिकायत करती है अपने बेटे से तो वो उस शिकायत को भी नज़रअंदाज कर देता है। बुली ट्राइज टू मेक हर मदर अंडरस्टैंड दैट होक हैज़ नॉट स्टोलन दैट केन ऑफ सैल्मन फिश। वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि होक ऐसा काम नहीं कर सकता, अगर उसने ये काम किया भी है तो भी वो कोई बड़ा काम नहीं है, 33 सेंट्स का वो केन है, तो वो कहता है कि वो उसकी जो पैसे है वो खुद पे कर देगा। बट वहीं पे उसकी माँ कैसी है वो देखिए अगले पैराग्राफ में क्लियर होगा। ऑन द अदर हैंड मिस डेजी कीप्स ऑन कंप्लेनिंग एंड ही वांट्स दैट हिज सन मस्ट रिब्यूक हिम एंड फायर हिम फ्रॉम द जॉब। और दूसरी और उसकी माँ कैसी है, वो बिल्कुल नफरत से, भेदभाव से भरी हुई है। वो अपने बेटे को इंसिस्ट करती है, शिकायत करती रहती है, और ये भी अपने बेटे, वो चाहती है कि उसका बेटा उसके सामने होक को इंसल्ट करे, डांटे और उसे नौकरी से निकाल दे। और यहाँ पे भी मुख्य कारण वो केन ऑफ सैल्मन फिश नहीं, मुख्य कारण वही है, वो इसीलिए निकलवाना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके घर में एक निगरो काम कर रहा है तो उसकी इंसल्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू हर ब्लैक पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी, टेल्स हिम दैट दिस पीपल हैव नो मैनर। वो उसे अपने बेटे को यहाँ तक कह देती है इन लोगों को कोई अकल नहीं होती, कोई मैनर्स नहीं होते, दे टेक वट एवर दे वॉन्ट विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ देयर ओनर। वो कहते हैं कि इनको
इतने भी मैनर्स नहीं होते कि किसी के घर से अगर चीज़ लेनी है तो मकान मालिक की या अपने मालिक की अनुमति लेके लेनी चाहिए। इनको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है बिना किसी परमिशन के वो उस चीज़ को ले लेते हैं। दे टेक द थिंग्स विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन ऑफ देयर ओनर्स। बुली इवन ऑफर्स टू पे $10 with which she can buy a pantry full of salmon। तो बुली फिर भी उसकी बात को इग्नोर करता है और वो कहता है कि वो उससे $10 ले ले और ऐसे पूरी पेंट्री, वो एक डब्बा बड़ा कार्टन ही उस सैल्मन फिश का लेके आ सकती है। बट मिस डेजी फिर से इस बात को देखकर गुस्सा हो जाती है कि उसका बेटा उसकी साइड लेने की बजाय हो की साइड ले रहा है। But Daisy thinks that all black men are like children in the house. If they want anything, they just take it. But Miss Daisy उसे कहती है कि ये इन लोगों का हाल बहुत ख़राब है। जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है बिना पूछे घर से चोरी करके ये चीज़ें अपने घरों में ले जाते हैं। They don't have any manners and don't have any conscience at all। इनके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ना ही इनके अंदर कोई सोचने समझने की शक्ति होती है। शी फील्स दैट शी डज नॉट हैव एनी प्राइवेसी बिकॉज ऑफ हर ड्राइवर। और वो उसे ऐसा लगता है कि अगर हुक ऐसा ही करता रहा तो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, वो कोई भी चीज़ अपनी सेफ नहीं समझती, क्योंकि ऐसी उसकी चीज़ें अगर गुम होती रही तो उसका नुकसान हो जाएगा। He always try to protect Hook. In this way, she gets angry with her son. She feels insulted and humiliated with her son and does not pay any heed to her complaint. She feels that she does not have any privacy because of her driver. She feels insulted and humiliated when her son does not pay any heed to her complaint. उसे अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती महसूस होती है जब उसका बेटा उसकी शिकायत की तरफ ध्यान नहीं देता और उसे नज़रअंदाज कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा उसकी बजाय होक का साथ दे रहा है और होक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन दिस वे वी सी दैट in the first part of the play, Miss Daisy is presented as a representative of those white American people who hate the black people just because of the color of the skin। तो हम लोग देख सकते हैं कि कहानी के पहले भाग में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले में, मिस डेजी को उन वाइट लोगों का प्रतिनिधित्व बना के पेश किया गया है जो कि ब्लैक लोगों से केवल उनकी स्किन कलर का कारण नफरत करते हैं। या फिर हम लोग ये भी कह दे तो गलत नहीं होगा कि वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो लोग दूसरे लोगों को दबा के रखने में विश्वास रखते हैं, जो दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। शी इज़ प्रेजेंटेड एज ए करेक्टर फुल ऑफ प्रेजुडाइज एंड हेटेड फॉर द ब्लैक पीपल। वो एक ऐसे करेक्टर के तौर पे, एक ऐसे पात्र के तौर पे पेश की गई हैं जो कि भेदभाव और नफरत से भरी हुई हैं ब्लैक लोगों के लिए। In the second part of the story, the play moves 25 years ahead. Now, Miss Daisy has become 97 years old and has been hospitalized for the last couple of years for her partial insanity। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। अब कहानी जो है वो 25 साल आगे जा चुकी है। जो 72 साल की मिस डेजी है वो 97 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है और पिछले कुछ सालों से उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है उनकी पार्शियल इंसैनिटी, क्योंकि उनको बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते थे। शी सीम्स वेरी फ्रेजाइल एंड वीक। शारीरिक रूप से भी अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, हेल्पलेस हो चुकी है। ऑन थैंक्स गिविंग डे, बुली एंड हुक विजिट हर इन द हॉस्पिटल। थैंक्स गिविंग डे के दिन बुली अपने नौकर हुक के साथ अपनी माँ से मिलने आता है। बुली इज़ एन एक्सट्रीमली बिजी मैन। अब वो बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हो चुका है अपने काम में। ही स्टेज इन द हॉस्पिटल फॉर अ लिटल टाइम बट हुक टेक्स अ ग्रेट केयर ऑफ हर। वो हॉस्पिटल में बहुत कम समय के लिए रुकता है अपनी माँ के पास और थैंक्स गिविंग पाई दे के वहाँ से चला जाता है। बट हुक वहाँ पे मिस डेजी का बड़े ही प्यार से, रिस्पेक्ट से ध्यान रखता है। They have brought a piece of pie with him, but being weak and fragile, Miss Daisy unable to eat it by herself। वो अपने साथ थैंक्स गिविंग डे का केक लेके आए थे, बट क्योंकि शारीरिक तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुकी थी तो मिस डेजी उस केक को
फोक के साथ तोड़ के खाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती है। However, she tries to pick her fork and unable to eat it. वो जितनी बार भी फोक को उठा के खाने में कोशिश करती हैं उतनी बार ही वो नाकामयाब होती है। On the other hand, seeing this helpless and merciful condition of Miss Daisy, Hook gently takes fork from her and feeds her gently with his own hand. और दूसरे हैंड पे जिसको पूरी उम्र मिस डेजी इंसल्ट करती रही हैं, बेइज्जत करती हैं उसके रंग के कारण, जब वो ही होक मिस डेजी की मजबूर और दयनीय हालत को, तरसयोग हालत को देखता है, तो वो मिस डेजी के हाथ से बड़े प्यार से फोक ले लेता है और अपने हाथों से मिस डेजी को खाना खिलाता है। और यहाँ पे खाना खिलाने के साथ साथ वो मिस डेजी के मन से जो नफ़रत भेदभाव था उसे भी मिटा देता है, उसके अंदर से नफ़रत का पाठ ख़त्म कर देता है और उसे प्यार, समानता और सद्भावना का एक नया पाठ पढ़ा देता है। नाउ डेजी रियलाइजेज हर मिस्टेक एंड फील अशेम्ड ऑफ हर पास्ट बिहेवियर विद होप। अब डेजी अपनी पुरानी गलती का एहसास करती है और उस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा भी होती है कि पहले उसने किस प्रकार से होक के साथ गलत बर्ताव किया था, कैसे वो प्रिजुडाइज और हेट्रेड करती थी ब्लैक लोगों के साथ। नाउ शी हैज़ नो रेशियल अगेंस्ट हिम एंड देयर इज़ अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अब उसके अंदर होक के लिए या किसी और लोगों के लिए किसी प्रकार का रंग के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं था और अब दोनों के बीच में एक बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत ही प्यार हो चुका था दोनों के बीच में। द पर्सनल ड्रामा मिस डेजी एंड होक draws its sustenance from the larger context of changing race relationships in Atlanta, Georgia and throughout the। तो इस कहानी का मेन थीम जो है किस प्रकार से रंग के आधार पे जो रिश्ते थे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में, किस प्रकार से डेजी और होक के रिश्ते के ज़रिए राइटर ने उन रिश्तों में बदलाव की उम्मीद दिखाई है, वो इस कहानी का मुख्य चीज़ है। किस प्रकार से वो स्टार्टिंग में नफ़रत कर रही होती है, भेदभाव से भरी होती है, किस प्रकार से वो नफ़रत ख़त्म हो जाती है, भेदभाव ख़त्म हो जाता है, वो इस बात का भी प्रतीक है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग भेदभाव या नफ़रत का लेसन भूलते जाएंगे, वैसे वैसे समानता और प्यार का लेसन वो लोग सीखते चले जाएंगे और एक बदले समाज की रचना ज़रूर होगी और वो हो भी चुकी है। यही कारण था कि एक वाइट कंट्री में 2 बार लगातार एक ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, यानी कि बराक ओबामा जो कि एक ब्लैक थे, वो एक वाइट कंट्री को रूल करके गए। ये दिखाता है कि वहाँ के लोगों के अंदर से काफ़ी हद तक ये रेशिस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और यही चीज़ हम लोग अपने देश में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों के अंदर से भी कास्ट, जेंडर या रिलीजन के तौर पे जो हमारे अंदर भेदभाव मौजूद है उसे हम लोग ख़त्म करके एक मजबूत राष्ट्र बना के हम लोग अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें। Sporadic allusions to segregate bathrooms, bully Wathan's hesitation to attend the Martin Luther King dinner for fear of being branded as Martin Luther Wathan behind his back and subsequently losing his business contact, and Hook's granddaughter teaching biology in Spelman College are example of lack of progression in transforming the racial landscape। तो यहाँ पे भी दिखाया कि बुली चाहे वो न्यूट्रलाइजर था, उसके अंदर भी डर था, इसीलिए वो मार्टिन लूथर का डिनर नहीं जाता क्योंकि उसे डर था कि जब वो डिनर करेगा तो उसका नाम भी ब्लैक मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसको बिजनेस में उसका नुकसान हो जाता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस प्ले के अंदर जो कहाँ इस नाटक में नहीं, बट जब हम मूवी देखेंगे उसके अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इट इज़ ओवरइज ब्रेविटी एंड द सजेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी कल्चर फ्रेंडशिप दैट लैंड द प्ले इट्स फुल मीनिंग एंड सेव इट फ्रॉम बीइंग अ सैपी मेलोड्रामा। तो इस प्रकार से वो ये चाहता था कि इस ड्रामा के इस प्ले के ज़रिए वो चाहता था कि एक बढ़िया रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो सके वाइट और ब्लैक लोगों के बीच में, और होक और डेजी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसी चीज़ को प्रेजेंट करता है। Daisy herself, a youth, feels prejudice against Afro-Americans, though she denies it. When the play opens, Daisy refers to African-American as them, which does not escape bullies' notice। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ये थीम से हम लोग इसके डिस्कस कर रहे हैं कि वो अफ्रो अफ्रीकन्स के लिए नफरत से भरी हुई थी, इसीलिए वो उनको सिंगल इंडिविजुअल की जगह उनको एक ग्रुप मान के चलती थी। आफ्टर शी इज़ कन्विंस्ड दैट होक इज स्टीलिंग फ्रॉम हर, शी बिकम्स मोर अग्रेसिव इन हर एक्यूजेशन। जब वो उसको पूरी तरीके से पता चल जाता है कि बुली उससे चोरी करता है तो वो उसके ऊपर और आरोप लगाना शुरू कर देती है। दे ऑल टेक थिंग्स यू नो, शी
tells bully later in same scene. She even says they are like having little children, they want something so they just take it, no Samaritan or no conseil. But by the end of the play she learns the lessons of love and equality and unlearns the racism and prejudice. तो पहले हिस्से में जहाँ पे उसके भेदभाव की चरम सीमा भी हमने देखी है, जब वो उसको बड़ी इंसल्ट करती है कि इनको कोई मैनर नहीं है, कोई कंसाइंस नहीं है, तो एंड ऑफ द प्ले हम लोग देखते हैं कि इस सीमा से वो नीचे भी उतर आती है, वो अनलर्न करती है इस भेदभाव को, अनलर्न करती है इस नफ़रत को, और वो सीखती है एक नया पार्ट जो कि प्यार और समानता था, और रेशिज़म और प्रेजुडाइज भेदभाव और नस्लवादी जो नफ़रत थी उसके अंदर, वो उस चीज़ को अपने अंदर से मिटा देती है. To conclude, we can say that through this play, Ore has tried to remove not only racial discrimination from this world, but also has tried to negate and remove all types of discrimination, caste, religion, language, gender, etc. तो इस प्ले में ओरे ने ना केवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बल्कि वो ये चाहता है कि हर उस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन जो कि किसी भी आधार पे की जा रही है उसका अंत किया जाना चाहिए, चाहे वो जात के आधार पे है, चाहे वो धर्म के आधार पे है, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे है, चाहे जेंडर. क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे ही हैं. कास्ट के आधार पे कहते थे मंदिर में नहीं जाना, ठीक है, घर में एंटर नहीं करना, गंगा जल से पवित्र करना होगा. धर्म के आधार पे कहते हैं भी मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे का धर्म छोटा है. तो हालात वही हैं, सिर्फ पैमाने बदल जाते हैं जिसके आधार पे हम लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं. इसीलिए वो चाहता है कि आधार भी ना रहे, पैमाना भी ना रहे, लोगों के अंदर एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो. इसीलिए वो चाहता है कि ना केवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बल्कि हर वो डिस्क्रिमिनेशन जो समाज में बिखराव ला रही है, तोड़ ला रही है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिए. यही कारण है हम लोग भारत को कहते हैं समानताओं में एकता का देश, विभिन्नताओं में एकता का देश. बट हमारे देश में भी वो एकता नाम की है. हमारे देश में भी हर 10 साल में जात पात धर्म के नाम पे एक दंगा जरूर होता है. जब तक हम लोग इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठते, तब तक हम लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष या विभिन्नताओं में एकता का देश प्रूव नहीं कर सकते. इन अदर वर्ड ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द आइडिया लव इज़ द ग्रेटेस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड. वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्यार से ऊपर बड़ी कोई पावर नहीं है. ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है इस दुनिया का. दैट बाइंड्स वन ह्यूमन बीइंग विद द अदर एंड वी नीड टू रिमूव ऑल द बैरियर दैट सेपरेट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम. हमें उन चीज़ों को ऊपर ध्यान देना चाहिए जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, वो है प्यार. और उन चीज़ों को तोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं, जो कि है धार्मिक, राजनीतिक, लैंग्वेज, जेंडर या जात पात या रंग के आधार पे किए जाने वाले हमारे समाज में अलग अलग भेदभाव. तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे डेजी और हो के ज़रिए राइटर ने प्रेजेंट किया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे हालात होते थे, और ये भी एक उम्मीद जताई है बाय द एंड ऑफ द स्टोरी कि एक दिन हम सब लोग भी ऐसे ही लेसन सीखेंगे और समाज से हर प्रकार का भेदभाव जो है वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स.